करण वेटिंग रूम की ओर बढ़ते हुए शालिनी से बोला, मम्मा प्लीज जब तक मैं वापस नहीं आ जाता आप मधु के पास ही रहिएगा, क्योंकि मुझे नस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, करण जब तक तू नहीं आ जाता मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं यही हूँ मधु के पास, तू उसकी बिल्कुल चिंता मत कर। शालिनी के इतना कहते ही करण के कदम रुक गए और वो परेशान होकर बोला, मम्मा मधु की ये हालत मेरी वजह से है, आज अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं क्या हो जाता। अब जब तक मैं उसकी लाइफ में सब कुछ ठीक ना कर दूं मुझे सुकून नहीं मिलेगा। शालिनी पास लेटी मधु के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, करण मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देगा। हाँ मम्मा मैं सब ठीक कर दूंगा, अब मैं फोन रखता हूँ, आकर आपसे बात करता हूँ, बाय। करण ने इतना कहकर कॉल कट कर दी। इधर बलदेव जैसे ही अपने घर पहुंचे सीधे अपने कमरे में आए। उन्होंने अपना कोट उतारते हुए नजरें घुमाकर देखा तो उन्हें शालिनी कमरे में कहीं नजर नहीं आई। उन्होंने कोट बैग पर रखा और अपने कमरे से सीधे शोभा के रूम में पहुंचे। शोभा सो रही थी और पूजा और राधिका दोनों उनके पास बैठी हुई थी। पूजा बलदेव को देखते ही बोली, भैया हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे, आप चेंज कर लीजिए, मैं मंगेश से कहकर आपका डिनर लगवाती हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली गई। माँ की तबीयत कैसी है? तभी बलदेव ने शोभा के पास बैठते हुए पूछा। शोभा के पास बैठी राधिका ने जवाब दिया, चाचू अब दादी ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही दवाइयाँ ली है दादी ने और अभी अभी सोई है। बलदेव ने परेशान होकर शोभा की ओर देखा, उन्हें शोभा की बहुत फिक्र हो रही थी। उन्होंने फिर से रूम में नजर दौड़ाते हुए पूछा, राधिका तुम्हारी चाची कहीं नजर नहीं आ रही बेटा? चाचू मंगेश ने बताया कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गई है। जरूरी काम? माँ को इस हालत में अकेले छोड़कर उसे ऐसा कौन सा जरूरी काम आन पड़ा है कि किसी को ये भी बताना जरूरी नहीं समझा उसने कि किस काम से गई है? बलदेव गुस्से में बोले। राधिका कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी शांति रूम में आते हुए बोली, हो सकता है शालिनी के लिए माँ की सेहत से भी ज्यादा जरूरी कोई काम हो। बलदेव और राधिका दोनों उनकी ओर देखने लगे। तभी शांति उनकी ओर पानी का ग्लास बढ़ाकर फिर से बोली, वैसे शालिनी को गए हुए पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। करण भी रिद्धिमा और अपने ससुराल वालों से बिना कुछ कहे पता नहीं कहाँ चला गया। बेचारी रिद्धिमा उसका इंतजार करते करते अभी थोड़ी देर पहले ही गई है। उनकी भड़काऊ बातें सुनकर राधिका तुरंत बोली, मोम करण के पास करने के लिए बहुत से काम होते हैं, ये सारा बिजनेस उसे ही संभालना होता है। आई एम श्योर कि अभी भी वो काम ही कर रहा होगा। और रही बात शालिनी चाची की, तो अगर उन्हें सच में कोई जरूरी काम नहीं होता तो वो दादी के पास से हिलती भी नहीं, क्योंकि उनके लिए इस परिवार से बढ़कर कभी कुछ नहीं होता। शांति गुस्से में उसे घूरने लगी। बलदेव ने तुरंत शालिनी को कॉल किया। शालिनी ने जैसे ही उनका नंबर देखा तो खुद से बोली, लगता है ये घर आ गए हैं, अब मैं इनसे क्या कहूंगी। उसने तुरंत कॉल रिसीव की, पर वो हेलो भी बोल पाती उसके पहले ही बलदेव ने पूछा, कहाँ हो तुम? शालिनी को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। बलदेव ने फिर से पूछा, कहाँ हो तुम? आज सुबह इतना कुछ होने के बाद भी सब कुछ इतनी जल्दी ठीक हो गया? करण और रिद्धिमा के बीच गलतफहमी भी नहीं हुई और माँ की हालत भी अब ठीक है, बस उसी का शुक्रिया करने मंदिर आई थी, शालिनी झिझकते हुए बोली। ये सुनकर बलदेव ने शोभा के पास से उठे और बोले, रात के 11 बज रहे हैं, अब क्या मंदिर के पट बंद होने के बाद ही घर लौटोगी? नहीं बस घर आ ही रही हूँ, जल्दी आओ, भूख लगी है मुझे, शालिनी ने आहिस्ता से जी कहा। तो बलदेव ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और अपने कमरे में चले गए। उनके जाते ही राधिका ने गुस्से में शांति से पूछा, माँ आपका ये सब कहना जरूरी था क्या? बहुत जरूरी था, शांति ने भी उसी के लहजे में जवाब दिया। तो राधिका उठकर वहां से जाने लगी। जमाई बाबू का 3 बार फोन आ चुका है, अपनी चाची की फिक्र छोड़ और उनसे बात कर। शांति के इतना कहते ही राधिका के कदम रुक गए। वो कुछ पलों के लिए सोच में पड़ गई। शांति ने उसके पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। लगता है जमाई बाबू तुझे 2 दिन में ही मिस करने लगे हैं, इसलिए तुझे बार बार फोन कर रहे हैं, एक बार उनसे बात कर ले, कहीं वो तुझसे नाराज ना हो जाए। वैसे करण की सगाई में वो नहीं आए, पर शादी में तो आएंगे ना। राधिका पलटकर मुस्कुराते हुए बोली, माँ आपके जमाई बाबू एक बहुत बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखते हैं और अपनी पत्नी को मिस करना या उससे प्यार जताना शायद वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं।
इस वक्त आपके जमाई बाबू किसी नाचने वाली की बाहों में पड़े होंगे, इसलिए इस वक्त मेरा उनसे बात करना ठीक नहीं होगा। और रही बात करण की शादी में आने की, तो वो यहाँ ना आए, यही अच्छा होगा। इतना कहकर राधिका वहां से चली गई। उसके जाते ही शांति खुद से बोली, इतना कुछ होने के बाद भी इतने बड़े खानदान में शादी की है इसकी, फिर भी ये लड़की खुश नहीं रह सकती। जमाई बाबू भले ही शराब पीते हो, कोठे पर जाते हो, पर इसकी तो हर इच्छा जुबा पर आते ही पूरी कर देते हैं, पर फिर भी इस लड़की को उनसे शिकायत ही रहती है। इधर शालिनी परेशान होकर टहल रही थी, तभी नर्स वहां आकर बोली, सॉरी मैडम, मैं इन्हें लगाने वाला इंजेक्शन हॉस्पिटल में ही भूल आई थी, इसलिए मुझे वापस जाकर लाना पड़ा। आप चाहे तो रेस्ट कर लीजिए, मैं हूं इनके पास। शालिनी उससे कुछ कहने ही वाली थी कि तभी करण वहां आ गया। उसे देखते ने शालिनी उसके पास आकर बोली, करण तेरे डैड घर आ गए हैं, इसलिए हमें घर जाना होगा। करण ने मधु की ओर देखा जिसे ड्रिप लगी हुई थी और वो अभी भी बेहोश थी। वो मधु की ओर देखकर बोला, मम्मा आप घर जाइए, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस वक्त मधु मेरी जिम्मेदारी है, और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ना आपने मुझे कभी नहीं सिखाया। शालिनी ने नर्स को बाहर जाने का इशारा किया, तो वो बिना कोई सवाल किए वहां से चली गई। मैं तुझे यहाँ रहने से नहीं रोकूंगी करण, पर मधु के होश में आने के बाद जब वो खुद को यहाँ तेरे साथ देखेगी तो ना जाने कैसे रिएक्ट करेगी। और तूने ही तो कहा था कि तू नहीं चाहता कि इसे ये पता चले कि तू उसे यहाँ लेकर आया है। मम्मा, मैं मधु के होश में आने के बाद उसके सामने नहीं आऊंगा, और न ही उसे ये पता चलने दूंगा कि मैं उसे यहाँ लाया हूँ, पर मैं यहाँ से कहीं जाऊंगा भी नहीं। करण की बातें सुनकर शालिनी कुछ देर के लिए सोच में पड़ गई और फिर बोली, ठीक है, पर तू इस कमरे में नहीं बल्कि साथ वाले कमरे में रहेगा। नस यहाँ मधु के साथ रहेगी। अगर नस को तेरी जरूरत होगी तो उसके बुलाने पर ही तू इस कमरे में आएगा, वरना अपने कमरे में ही रहेगा, ठीक है? करण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपनी मम्मा को गले लगा लिया। शालिनी उसकी ओर देखकर बोली, मैं नहीं चाहती करण कि जब मधु को होश आए और वो तुझे यहाँ देखकर तेरे बारे में कुछ गलत समझे, इसलिए प्लीज अपनी मम्मा की बात मानकर इस कमरे से दूर ही रहना। मैं तेरे डैड से कह दूंगी कि तू ऑफिस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। थैंक यू मम्मा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और बोली, मैं मंगेश से कहकर तेरे लिए खाना भिजवाती हूँ, खा लेना और थोड़ी देर सो जाना। मैं सुबह होते ही मंदिर के बहाने फिर से यहाँ आ जाऊंगी। चलती हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। करण के इतना कहते ही शालिनी तेजी से वहां से चली गई। उसके जाते ही करण फिर से मधु की ओर देखने लगा। उसे मधु को ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी ओर बढ़ने लगा। उसने उसका फीवर चेक करने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाया, उसे मधु की कई बातें याद आने लगी। जब उसने उससे कहा था कि दूर रहिए मुझसे, करण ने अपना हाथ पीछे हटा लिया और रूम से बाहर आ गया। तभी नस मधु के रूम में जाने लगी। करण ने उसे रोका, एक मिनट नस। नस तुरंत उसके पास आई। करण ने रूम के बाहर से ही मधु की ओर देखा और नस से बोला, इनका ख्याल रखिएगा, और अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं यही हूँ, प्लीज मुझे तुरंत बताइएगा। जी सर। नस इतना कहकर मधु के कमरे में चली गई, पर करण कमरे के बाहर खड़ा अभी भी मधु के बारे में सोच रहा था। नस ने उसे लगाई ड्रिप का फ्लोर चेक किया और फिर उसके पास ही कुर्सी पर बैठ गई, पर करण वही दरवाजे के बाहर ही खड़ा रहा। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद वो दरवाजे के सामने रखे काउच पर बैठ गया। वो मधु को देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ मधु कि मैं तुम्हारी तकलीफ की वजह बन गया हूँ। मेरी वजह से आज तुम्हारी ये हालत है और आज मेरी ही वजह से तुम अकेली हो गई हो, पर कल सुबह होते ही मैं तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम्हारे पास तुम्हारा परिवार और एक नई नौकरी दोनों होगी। कल के बाद तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं बल्कि तुम्हारे होठों पर सिर्फ मुस्कुराहट होगी, सिर्फ मुस्कुराहट। दूसरी ओर शालिनी अपने घर पहुंची तो बलदेव उसका हॉल में ही इंतजार कर रहे थे। वो उन्हें देखकर मन ही मन बोली, हे भगवान, ये तो मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। ना चाहते हुए भी जिंदगी में पहली बार मुझे इनसे झूठ बोलना पड़ रहा है, पर अगर मैंने इन्हें सच बताया तो ये पूरा घर पर सिर पर उठा लेंगे और बाप बेटे के बीच फिर से बहस शुरू हो जाएगी। तभी बलदेव की नजर उस पर पड़ी, पर वो कुछ कहते उसके पहले ही शालिनी किचन की ओर जाते हुए बोली, मैं आपका खाना लगाती हूँ। इतना कहकर वो किचन में आ गई। उसने किचन के दरवाजे से झांक कर देखा तो बलदेव डिनर टेबल की ओर बढ़ रहे थे।
उसने चैन की सांस ली। तभी बलदेव के लिए खाना गर्म कर रही पूजा ने पूछा, क्या हुआ भाभी, आप इतनी घबराए हुई क्यों हैं? वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, पहले तुम्हारे भैया को खाना खिला दूं। इतना कहकर वो बर्तन धो रही अपनी मेड से बोली, रोशनी ये सब छोड़ और जल्दी से रोटियां सेक। जी मैम साहब। रोशनी ने अपने हाथ धोए और आटा ठीक करने लगी। तभी शालिनी ने बाहर काम कर रहे मंगेश को इशारा किया तो मंगेश अपना काम छोड़कर उसके पास आ गया। उसके आते ही वो आहिस्ता से मंगेश से बोली, मंगेश मेरा एक काम करोगे? हाँ बोलिए मैम साहब, मंगेश ने पूछा। तो शालिनी ने तुरंत एक टिफिन उठाया और उसने खाना रखते हुए आहिस्ता से बोली, करण आउट हाउस में काम कर रहा है और तुम्हें बिना किसी को कुछ भी पता चले ये खाना उसे देकर आना है, और वो भी जल्दी। मंगेश ने सिर हिला दिया। शालिनी ने रोशनी की बनाई रोटियां जल्दी से टिफिन में रखी और बॉक्स बंद करके बोली, इससे पहले कि खाना ठंडा हो जाए इसे जल्दी से आउट हाउस ले जाओ और करण को अपने सामने ही खाने के लिए कहना। वैसे तुम्हारी सुनेगा तो नहीं, पर उससे कहना कि मैंने कहा है। पूजा हैरानी से उसे देखने लगी। मंगेश ने सिर हिला दिया और जाने लगा। तो शालिनी फिर से बोली, और ध्यान रखना, ना इस घर में किसी को कुछ पता चले और ना बाहर, समझे? जी समझ गया मैम साहब, आप चिंता मत करो, मैं घर के पीछे वाले दरवाजा से जाऊंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, मंगेश फट से बोला। शालिनी मुस्कुरा दी। मंगेश इधर उधर झांकते हुए वहां से चला गया। उसके जाते ही पूजा ने शालिनी के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, भाभी करण तो आउट हाउस तक जाता है, जब वो कुछ वक्त के लिए अकेले रहना चाहता है तो फिर आज वहां क्यों गया है? शालिनी उसकी हथेली थामकर बोली, पूजा मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, पर इस वक्त नहीं। इस वक्त मुझसे कोई सवाल मत कर और प्लीज करण के आउट हाउस में रुकने वाली बात किसी से मत कहना। मेरी बात मानेगी ना? पूजा ने आहिस्ता से अपना सिर हिला दिया। तो शालिनी ने बहुत प्यार से उसके गाल को छूकर पूछा, खाना खाया तूने? पूजा ने मुस्कुराते हुए हाँ में अपना सिर हिला दिया। तभी बलदेव जोर से चीखे, शालिनी मुझे भूख लगी है यार, खाना लाओगी या नहीं? बस ला ही रही हूँ। शालिनी ने ट्रे उठाए और रोशनी से बोली, तू जल्दी से रोटियां लेकर आ। रोशनी ने सिर हिलाया तो शालिनी किचन से बाहर आई। उसने ट्रे टेबल पर रखी और बलदेव के आगे रखी प्लेट सीधी करके खाना परोसने लगी। रोशनी ने भी रोटियां लाकर रख दी। बलदेव ने खाना खाते हुए पूछा, करण कहाँ है? करण का नाम सुनते ही उन्हें खाना सर्व कर रही शालिनी के हाथ रुक गए। बलदेव ने एक निवाला खाया और फिर से बोले, फोन भी बंद करके रखा है साहबजादे ने, पर मैं जानता हूँ कि तुम्हें बिना बताए वो ना ही कुछ करता है और ना ही कहीं जाता है, कहाँ है वो? बलदेव के सवाल करते ही शालिनी चेयर पर बैठी और अपने लिए खाना लगाते हुए बोली, आज सुबह जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से करण मेहरा साहब के होटल के डिजाइन नहीं बना पाया। कल उसे प्रेजेंटेशन देनी है तो वो वही रेडी करने के लिए ऑफिस में रुक गया है। कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, बस इसलिए उसने अपना फोन बंद कर रखा है। इतना कहकर वो चुपचाप खाना खाने लगी। किचन के दरवाजे पर खड़ी पूजा ये सब सुन रही थी। तभी बलदेव ने उसकी प्लेट में चावल रखते हुए पूछा, प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा है, वो भी ऑफिस में? पर उसे तो ऑफिस में अपनी कुर्सी पर बैठकर काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनते ही शालिनी एक बार फिर परेशान हो गई और कुछ नहीं बोल सकी। बलदेव ने खाना खाते हुए अपना फोन उठाया और किसी को फोन करने लगे। दूसरी ओर करण अभी भी मधु के कमरे के बाहर परेशान खड़ा था। तभी उसकी नजर वहां आ रहे मंगेश पर पड़ी। करण तुरंत उसके पास आया और उसने गुस्से में पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम साहब ने आपके लिए खाना भेजा है, गरम गरम है, खा लीजिए, मंगेश टिफिन उसकी ओर बढ़ाते हुए बोला। करण ने गुस्से में उसके हाथ से टिफिन लिया। मैं खा लूंगा, तुम जाओ। मंगेश ने सिर हिला दिया। करण ने टिफिन टेबल पर रखा और फिर से मधु के रूम की ओर बढ़ने लगा, पर मंगेश अभी भी वही खड़ा था। करण पलटकर गुस्से में उससे बोला, लगता है तुमने सुना नहीं, मैंने कहा जाओ। मंगेश डरते हुए बोला, वो मैम साहब ने कहा है कि मैं आपको अपने सामने ही खाना खिलाऊं, वरना आप भूखे ही सो जाओगे। ये सुनते ही करण गुस्से से उसकी ओर बढ़ा। उसने मंगेश की बांह पकड़ी और उसे आउट हाउस के बाहर निकालते हुए बोला, मम्मा से जाकर कह देना कि मैंने तुम्हारे सामने खाना शुरू कर दिया था, अब जाओ। मंगेश अभी भी सिर झुकाए वही खड़ा था। करण का गुस्सा और बढ़ गया। उसने आउट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जोर से बोला, मुझे पता है कि तुम मम्मा के चमचे हो, पर कभी कभी मेरी भी सुन लिया करो। घर जाओ और जो कहा है करो, जाओ। मंगेश चुपचाप वहां से चला गया।
उसके जाते ही करण फिर से मधु के कमरे में आया और उसने नर्स से पूछा, ये अब ठीक है ना? नर्स ने मैगजीन नीचे रखकर जवाब दिया, जी अब ठीक है, फीवर भी कम हो रहा है इनका। नर्स के इतना कहने पर भी करण कुछ देर वहीं खड़ा मधु को ऐसे ही देखता रहा और फिर कमरे से बाहर आकर काउच पर बैठ गया। दूसरी ओर बलदेव ने आदि को कॉल किया। आदि ने कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग सर, मेरा मतलब था कि गुड नाइट सर। बलदेव गुस्से में बोले, शट अप आदि। आदि का नाम सुनते ही शालिनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। तभी बलदेव ने उससे पूछा, करण ऑफिस में है? जी सर, वो और मैं कल की प्रेजेंटेशन पर काम कर रहे हैं, आदि ने तुरंत जवाब दिया। तो बलदेव ने फिर से सवाल किया, उसने फोन बंद क्यों कर रखा है? बात यह है सर कि सुबह जो न्यूज़ आई थी उसकी वजह से उनके फ्रेंड्स और हमारे क्लाइंट्स उन्हें कॉल करके परेशान कर रहे थे। उन्हें काम करने में डिस्टर्बल हो रही थी, इसलिए उन्होंने फोन बंद कर लिया। बलदेव पानी का ग्लास उठाते हुए बोले, ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट सर। आदि ने कॉल कट कर दी और गहरी सांस ली। बलदेव ने फोन टेबल पर रखकर शालिनी की ओर देखा तो वो चुपचाप खाना खाने लगी। बलदेव ने पानी पिया और ग्लास रखते हुए शालिनी से बोले, मैं जानता हूं कि करण झूठ नहीं बोलता और उस लड़की के बारे में उसने जो भी कहा है वो सब सच ही कहा होगा, पर वो अगर उस लड़की को पहले से जानता है और उससे शिमला में भी मिला है तो उसके और हमारे परिवार के लिए यही अच्छा होगा कि वो उस लड़की से दूर रहे। शालिनी ने तुरंत नजरें उठाकर उनकी ओर देखा तो बलदेव खाना खाते हुए फिर से बोले, ये मिडिल क्लास लड़कियां सिर्फ पैसों के लिए अमीरों से दोस्ती करती है और ये लड़की तो रोहित और करण दोनों को अपने जाल में फंसा रही थी। एक तरह से अच्छा ही हुआ जो ये सब हो गया, वरना कहीं ये लड़की अपने मकसद में कामयाब हो गई होती तो पता नहीं क्या करती। आप मधु को गलत समझ रहे हैं, मधु ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है, मैं जानती हूँ उसे, शालिनी तुरंत बोली। ये सुनकर बलदेव उस पर भड़के, लगता है तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा कि करण और हमारे परिवार के लिए यही अच्छा है कि उस लड़की से दूर रहा जाए, क्योंकि मैं उस लड़की की वजह से अब कोई तमाशा नहीं चाहता। ये बात तुम भी अच्छे से समझ लो और अपने बेटे को भी समझा दो, वरना तुम मुझे अच्छे से जानती हूँ। खुराना खानदान की इज्जत पर दाग लगाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करता, फिर चाहे वो मेरी अपनी बहन ही क्यों ना हो। शालिनी परेशान हो गई और बलदेव की ओर देखने लगी। उन्होंने टिश्यू पेपर से अपने हाथ साफ किए और उठकर जाने लगे, पर शालिनी बैठी सोच में पड़ गई। बलदेव कुछ कदम चलकर रुक गए और पलटकर बोले, मैं जानता हूँ कि मेरे कुछ भी कहने से करण को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो वही करेगा जो वो करना चाहता है, पर अगर इस मामले में उसने मेरी बात नहीं मानी और उस लड़की की वजह से उसकी और रिद्धिमा की शादी में कोई भी तमाशा हुआ तो मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। उनकी बातें सुनकर शालिनी हक्की बक्की रह गई, पर बलदेव उसे घूरते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। उनके जाते ही शालिनी अपना सिर पकड़कर बोली, हे भगवान, ये आप मुझे हमेशा मेरे पति और बेटे के बीच क्यों फंसा देते हो? दोनों ही एक जैसे हैं, कोई किसी की नहीं सुनेगा और बीच में अगर कोई फंसेगा तो वो मैं हूँ। कल सुबह इंटरव्यू में अगर करण ने कुछ भी ऐसा कह दिया जो उसके डैड को पसंद नहीं आया तो इस घर में एक बार फिर बहुत बड़ा बवाल मच जाएगा। प्लीज भगवान, अब जल्दी से इस घर में कोई ऐसा भेज दो जो मेरी इस मुश्किल में मेरा साथ दे सके। रात गहरी हो चुकी थी। नस कुर्सी पर बैठी सो रही थी, तभी अचानक उसकी नींद खुल गई। उसने घड़ी की ओर देखा तो घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। उसने पानी पीने के लिए जग उठाया तो उसमें पानी नहीं था। वो जग लेकर कुर्सी से उठी और पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आ गई। बाहर करण काउच पर सो रहा था। वो उसे देखते हुए वहां से चली गई, पर तभी सो रही मधु के कानों में अपने पापा और करण की कही बातें गूंजने लगी। उसे पसीना आने लगा। मैंने कुछ नहीं किया पापा, कुछ नहीं किया, मधु बेहोशी की हालत में बोली। उसकी आवाज सुनकर करण की नींद खुल गई। आंख खुलते ही उसकी नजर मधु पर पड़ी जो बेहोशी की हालत में बड़बड़ा रही थी। करण उठकर उसकी ओर दौड़ा तो मधु अपना वो हाथ हिला रही थी जिसमें ड्रिप लगी हुई थी। शायद उसके हाथ में दर्द हो रहा था। करण घबराकर उसके पास बैठा और उसने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कुछ नहीं किया पापा, कुछ नहीं किया। मुझे कुछ याद नहीं है कि उस रात क्या हुआ था। मुझे कुछ याद नहीं। ये सब कहते हुए मधु बेहोशी की हालत में रोने लगी। उसकी बंद आंखों से आंसू बहने लगे थे। करण को उसे ऐसे देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी। उसने मधु की आंखों से बह रहे आंसुओं को पोंछा
और बोला सो जाओ मधु, सो जा, कल सुबह सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हारे साथ, सो जाओ। वो उसके सिर पर हाथ फेरने लगा। मधु बार बार अपना वो हाथ हिला रही थी जिसमें सुई लगी हुई थी। करण ने जैसे ही मधु को दर्द में देखा तो उसने उस सुई को खींचकर निकाल दिया। सुई खींचते ही मधु घबराकर उठ बैठी और बिना करण को देखे उसके सीने से लगकर रोते हुए बोली, मैंने कुछ नहीं किया पापा, कुछ याद नहीं है मुझे। करण ने कुछ देर उसे पकड़ने से पहले सोचा और फिर उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। वो बहुत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है मधु, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं हूं तुम्हारे पास। तभी वहां नर्स आ गई। करण को मधु को संभालते देख वो बाहर से ही चली गई। उसके सहलाने से मधु का रोना बंद हो गया। करण ने आहिस्ता आहिस्ता मधु को अपनी बाहों में लिए हुए ही बेड पर लेटा दिया और उसकी ओर देखने लगा। मधु भी अपनी आधी खुली आंखों से उसे ही देख रही थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। करण ने अपने एक हाथ की उंगली से उसके बालों को उसके चेहरे से हटाया और फिर से उसे देखने लगा। तभी करण को एक अजीब सा एहसास हुआ। वो मन ही मन बोला, तुम्हारे इतना करीब आकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने पहले भी तुम्हें इस तरह अपनी बाहों में लिया है। वो उसे देखकर सोच में पड़ गया, पर उसे देखते देखते मधु की आंखें बंद हो गई और वो फिर से सो गई। उसके सोते ही करण ने खुद को उससे अलग किया और उसे ब्लैंकेट ओढ़ाए। वो हैरानी से उसे देखने लगा, पर कुछ देर बाद उसने मधु की कलाई थामी और बोला, आई एम सॉरी मधु, तुम्हें दर्द पहुंचाने का मेरा कभी कोई इरादा नहीं था, पर पता नहीं क्यों मैं तुम्हें चोट पहुंचा देता हूँ, पर अब और नहीं मधु, अब और नहीं। इतना कहकर वो मधु की हथेली थामे उसके सिरहाने बैठ गया। उसे देखते हुए कुछ देर में उसकी भी आंख लग गई। सुबह होते ही पक्षियों के चहचहाने की आवाज चारों ओर गूंजने लगी थी। मधु की हथेली में हरारत होते ही करण की आंख खुल गई। उसने तुरंत उसकी हथेली छोड़ दी। उसे जागता देख वो तुरंत वहां से उठकर चला गया और रूम के बाहर आकर दीवार से टिककर खड़ा हो गया। मधु ने अपनी आंखें खोली और अपनी नजरें चारों ओर घुमाई। खुद को एक अनजान जगह पर देखकर वो घबराकर उठ बैठी। उसने डरते हुए अपने ऊपर रखी ब्लैंकेट को देखा और फिर अपनी गर्दन झुकाकर दरवाजे की ओर देखने लगी। करण घबराया हुए दीवार से टिककर खड़ा था। तभी वहां नर्स आ गई। करण ने उसे अंदर जाने का इशारा किया। गुड मॉर्निंग, अब आपको कैसा लग रहा है? नर्स ने अंदर आते हुए मधु से पूछा। मधु हैरानी से उसे देखने लगी, पर फिर उसने पूछा, नर्स मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? नर्स कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी करण ने उसे कुछ न बताने का इशारा किया। नर्स मुस्कुराते हुए मधु के पास आई। उसने मधु के माथे को छूकर देखा और बोली, अरे वाह, आपका फीवर तो छूमंतर हो गया है, पर फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं। इतना कहकर वो टेबल पर रखा थर्मामीटर उठाकर उसे चेक करने लगी ताकि फिर से मधु का फीवर चेक कर सके। करण छिपकर मधु को देख रहा था। तभी उसने फिर से पूछा, ये कोई हॉस्पिटल तो नहीं लग रहा? कौन सी जगह है ये, बताए ना, मुझे यहाँ कौन लाया? मैं। तभी दरवाजे पर खड़ी शालिनी बोली। मधु ने तुरंत उनकी ओर देखा। उसे देखकर मधु हैरान रह गई। शालिनी मुस्कुराते हुए अंदर आई और उसने नाश्ते की ट्रे टेबल पर रख दी और जूस का ग्लास उठाकर मधु को देते हुए बोली, ये लो बेटा, इसे जल्दी से फिनिश करो और ये नाश्ता करके अपनी मेडिसिन ले लो ताकि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। तो ये करण साहब का घर है? मधु ने शालिनी की ओर देखकर पूछा। शालिनी ने मुस्कुराते हुए जूस का ग्लास फिर से टेबल पर रखा और मधु के गाल को छूकर बोली, मधु ये हमारा घर नहीं बल्कि हमारा आउट हाउस है। कल रात तुम जिस हालत में मुझे मिली थी उसके बाद मेरे दिल ने तुम्हें अकेले छोड़ने की इजाजत नहीं दी और मैं तुम्हें यहाँ ले आई। मधु बीती रात जो कुछ भी हुआ उसे याद करने की कोशिश करने लगी। उसे हल्का हल्का याद आने लगा कि वो रेल की पटरियों पर गिरने वाली थी और किसी ने उसे बचाया था। मधु बेड से उठने लगी तो शालिनी ने उसे पकड़ते हुए पूछा, मधु क्या कर रही हो बेटा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें आराम की जरूरत है। मधु उठकर बोली, प्लीज आंटी मुझे जाने दीजिए, आप जानती हैं ना किसी ने अगर मुझे यहाँ देख लिया तो मेरे लिए मुश्किलें और बढ़ जाएगी। मुझ पर लगाए झूठे इल्जामों को दुनिया सच समझने लगेगी, इसलिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। शालिनी ने उसकी दोनों बाहें पकड़ी और उसे फिर से बेड पर बैठाते हुए बोली, मधु मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी, पर जब तक तुम पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी।
एक बार तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद जहां तुम्हारा दिल करे वहां चली जाना, पर अभी नहीं। मधु परेशान होकर बोली, आंटी अगर आप मुझे अपने घर की जगह यहाँ लेकर आई है तो मैं इतना तो समझ ही गई हूँ कि मैं यहाँ हूँ। ये बात करण साहब और आपका परिवार नहीं जानता, इसलिए इससे पहले कि ये बात किसी को पता चले मुझे जाने दीजिए आंटी प्लीज। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके लिए कोई भी मुश्किल खड़ी हो। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं करण साहब के घर में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्होंने अपनी सगाई की रात जैसा सलूक मेरे साथ किया था उसके बाद मैं उनका चेहरा भी कभी नहीं देखना चाहती, इसलिए मैंने उन्हें कल माफ भी कर दिया था। मुझे यहाँ से जाने दीजिए आंटी प्लीज। मधु ने इतना कहा ही था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे रूम के बाहर कोई खड़ा है। शालिनी उसका चेहरा देखकर समझ गई कि शायद उसने करण को देख लिया है। मधु फिर से बेड से उठी और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। शालिनी की घबराहट भी बढ़ गई, पर मधु जैसे ही रूम से बाहर आई तो वहां कोई नहीं था। मधु ने इधर उधर देखा और मन ही मन बोली, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो यही थे। वो फिर से सोच में पड़ गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसे धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था कि कल रात वो किसी के सीने से लगकर रो रही थी। उसे ये भी याद आया कि उसने करण को अपने बहुत करीब देखा था। उसे उस इंसान का चेहरा भी धुंधला सा नजर आया जिसने उसे रेल के नीचे आने से बचाया था। उसे करण की वही बातें सुनाई दे रही थी जो उसने कल रात उससे कही थी। वो यही सब सोच रही थी कि तभी शालिनी ने आकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया। मधु चौंक गई और उसने पलटकर शालिनी की ओर देखा। क्या हुआ मधु? शालिनी ने अनजान बनते हुए पूछा। तो मधु ने उनकी ओर देखा और बोली, तो कल रात मुझे करण साहब यहाँ लेकर आए थे, है ना? लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियाँ पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।